तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की है बात की गई, यानी किसी व्यक्ति का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 23 में वो प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का है वो शोषण, बेगार, दुर्व्यवहार है वो नहीं किया जा सकता। हमने बात है वो देखी थी। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के हेतु हमारे जो अनुच्छेद है वो 2 दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने दिए गए? 2 आर्टिकल है। एक अनुच्छेद है वो 23 सुरक्षा कर रहा है और दूसरा है वो कौन सा कर रहा है? 24 है वो कर रहा है। अनुच्छेद 23 में है वो कहा गया है कि साहब किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को बेगार है वो नहीं करवाई जा सकती, बेगार मजदूरी है वो नहीं करवाई जा सकती, बंधुआ मजदूरी है वो नहीं करवाई जा सकती। ठीक है। फिर है वो किसी भी तरीके से मानव का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, यानी मानव की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। मानव की किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। मानव खरीदने बेचने वाली वस्तु नहीं है। महिलाओं को खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, बच्चों की नहीं हो सकती, उसकी बात की गई। आर्टिकल 24 में है कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं लगवाया जा सकता। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 और 24 सुरक्षा प्रदान करने का काम है, वो करता है कि किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए। तो एक बच्चा बैठा हुआ दिखाया गया कि इसमें आप किस मूल अधिकार का उल्लंघन है वो किए जा रहे हैं कि साहब ये दिया सलाई उद्योग है। आप ये देखोगे ना बच्चे को, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास में ये देखो छोटे छोटे हैं वो ये टुकड़े पड़े हैं लकड़ी के, तो ये दिया सलाई है। क्या किया जा रहा है, दिया जो माचिस होती है ना, माचिस, ये इसके ऊपर ये रंग लोगों ने लगाने का है वो काम करा। तो ये खतरनाक काम है और इसमें बच्चों को किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकता। तो कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप कहोगे कि साहब अधिकार है वो 24 का है वो अधिकार का उल्लंघन हुआ है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में या खतरनाक काम पर है वो नहीं लगाया जा सकता। और इस बच्चे को है वो दिया सलाई उद्योग में काम पर लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये इसके एक तरह से आर्टिकल 24 का है वो उल्लंघन किया जा रहा है और इसके तहत आप कोर्ट है वो जा सकते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण मूल अधिकार आ गया है चतुर्थ क्रमांक का, चौथा क्रमांक का, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की है वो बात की गई है कि किस तरह से है वो धर्म की स्वतंत्रता नागरिकों को होनी चाहिए। सभी धर्मों की है वो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का व्यक्ति पालन करे, धर्म उसका निजी मामला है, उसको जिस धर्म में इच्छा हो वो रखें। तो धर्म में आस्था की, प्रार्थना की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, धार्मिक कर अदायगी से उसको छूट होनी चाहिए और धार्मिक संस्थाओं में है वह अपना किसी भी तरह से है वह प्रार्थना की उसको छूट होनी चाहिए। हमने 4 अधिकार के ऊपर बात है वो अभी की। तो आप किसी भी तरीके से है वो धर्म का पालन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से है वो कर सकते हैं। तो इसमें बात कहेंगे कि नागरिकों को अपने धर्म का अबाध रूप से पालन करने, आस्था प्रकट करने, प्रार्थना आदि की स्वतंत्रता होगी। और ये हमें कहां पर मिल रही है,
धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में दी गई है कि आप धर्म के किसी भी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार है वो कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना करने की छूट होगी। बात क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार करो, हिंदू धर्म को बढ़ावा दो, मुस्लिम धर्म को, किसी भी धर्म को दो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और आपको अधिकार है। आप धार्मिक शिक्षा संस्थान, आपने मदरसा है वहाँ पर है वो आप इस्लाम धर्म की प्रार्थना करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकारी संस्थाएं और वहाँ पर सरकारी विद्यालय में आप प्रार्थना करवा रहे हो तो कानून के विरुद्ध जुर्म होगा, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपका निजी है तो आप कर सकते हैं, यानी धर्म की है वो स्वतंत्रता नागरिकों को पूर्ण रूप से दी गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भी हम बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है, और ये जो अधिकार है वो हमें 25 से लेकर 28 तक है वो अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति अपने धर्म का है वो अबाध रूप से क्या करेगा, प्रचार प्रसार करने की बात की गई। अभी मैंने है वो पीछे बताई, इस पर ज़्यादा है वो मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो ये धर्म की आपको स्वतंत्रता होगी। आस्था और प्रार्थना की है वो स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 में है वो बात एक कही गई है कि आपको क्या होगी कि किसी भी धर्म में है वो आस्था रखने और आस्था प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म में आस्था रखने और प्रार्थना की छूट होगी या स्वतंत्रता होगी। सरकार है वो किसी भी तरीके से हस्तक्षेप है वो नहीं करेगी। सरकार किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी किसी भी धर्म में आस्था रखने और प्रार्थना की छूट होगी। आप किसी भी तरह की है वो धर्म में आस्था रखो, प्रार्थना है वो करो, तो उसकी आपको छूट है वो इसमें दी गई है। तो ये एक बड़ी बात है वो हो गई कि किसी भी है वो धर्म में आस्था रखने की बात की गई। तो यदि नहीं दिखे तो मैं लिख लेता हूँ, आर्टिकल 25 किसी भी धर्म में है वो आस्था रखने और प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है वो दी गई है कि आप पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, सरकार उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी बात यहाँ आ गई। तो आपको दिखाई देगा, नहीं तो आप नोट कर लेना कि आर्टिकल 25 में है वह बात की गई है कि सरकार है वो किसी भी तरह से है वो नागरिकों को अपने जो धर्म में आस्था रखना, धर्म के पालन करने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी, और नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को पालन करने हेतु क्या है, स्वतंत्र है। तो उसकी व्यवस्था आर्टिकल है वो 25 में की गई है। बात को है वो आगे बढ़ाएंगे। फिर है वो धर्म में सभी धर्मों में समानता, यानी हमारा ये जो मूल अधिकार कह रहा है कि सरकार की दृष्टि में है, राज्य की दृष्टि में क्या है, सभी धर्म है वो समान है। तो एक बात कहेंगे कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे तथा राज्य किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से उच्च दर्जा नहीं देगा। यानी राज्य की दृष्टि में सभी धर्म कैसे हैं, समान है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह।
और राज्य उनके साथ समानता का व्यवहार करेगी। राज्य ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, नहीं, सभी है वो समान होंगे और किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से उच्च दर्जा है वो नहीं दिया जाएगा कि साहब ये तो उच्च है वो धर्म है, अच्छा धर्म है, नहीं, धर्म सभी के सभी है वो अच्छे हैं। तो उसकी भी बात की गई है कि हमारा संविधान ये बता रहा है कि सभी धर्मों में समानता होगी, किसी भी धर्म को है वो ऊपरी ऊंच नीच का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसा है वो हमारे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए। फिर है वो बात करेंगे जो अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, यानी किस तरह से अल्पसंख्यकों की है वो बात की गई है, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। तो अनुच्छेद हमारा 29 और 30 में है वो बात की गई। तो हम कहेंगे कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यानी अल्पसंख्यक, एक बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज्यादा है, जैसे हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक आबादी, तो वो कैसे होंगे, बहुसंख्यक होंगे। दूसरे वे जिनकी संख्या कम है, आबादी कम है, उनकी भाषा है वो लुप्त हो रही, संस्कृति लुप्त हो रही, तो उनको अल्पसंख्यक माने जाएंगे। केवल आबादी के आधार पर भी नहीं माना जा सकता, उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति यदि खतरे में, तो उनको अल्पसंख्यक है वो माना जाएगा। तो इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति खतरे में होने पर इस अधिकार के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी उनकी शिक्षा, उनकी भाषा, संस्कृति लुप्त हो रही, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति और भाषा को संरक्षण दिया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए मदरसा शिक्षा की व्यवस्था की गई है, पारसियों के लिए भी है वो अलग शिक्षा व्यवस्था है, वो अपने धर्म से संचालित कर रहे हैं। तो उनकी भाषा, संस्कृति, लिपि है वो यदि नुकसान है तो उनके लिए आर्टिकल सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार भी उनकी है वो एक तरह से मदद करेगी, उनको विशेष हक है वो देगी। तो ये बात है वो की गई, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति खतरे में होने पर इस अधिकार के तहत संरक्षण प्रदान है वो किया जाएगा। तो एक तरह से हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, शिक्षा, संस्कृति की भी अधिकार करने का काम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। एक है वो हुक्मदेव सिंह की बात है वो कर लेते हैं कि सरदार साहब ने एक बात कही थी कि बहुसंख्यकों पर गंभीर उत्तरदायित्व, बहुसंख्यक यानी जिनकी आबादी बढ़ी, उन पर उत्तरदायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों, देखे कि अल्पसंख्यक सुरक्षित है वो महसूस करें, यानी अल्पसंख्यकों है वह एक तरह से सुरक्षित महसूस करें। ऐसा है वो बहुसंख्यक आबादी के ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि हम लोग ध्यान रखेंगे, हम संख्या में बड़े हैं तो हम अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे कि वे सुरक्षित रहे। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभदायक है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए और उन्हें स्वयं अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगे उसी आशंका पर आधारित हो जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में हो, उस हेतु हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सरदार हुक्म सिंह के द्वारा एक बात है वो की गई, तो अल्पसंख्यकों की बात है। तो साथ में लाइक तो कर ही देना, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो शेयर तो करने में कमी रखना मत। यदि शेयर भी नहीं करोगे, मुझे रेस्पॉन्स नहीं दोगे, तो फिर मैं आगे बात को बढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए शेयर करना भी जरूरी। और नए हैं तो फिर आप एक बटन दबा देना, लाल सब्सक्राइब लिखा है, तो आप सदस्य बन जाएंगे। सदस्य बनोगे तो क्लासें आपको मिलेगी। अब अन्य जो सारे अधिकार 5 है, यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है
तो एक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अधिकार के तहत है वो बाकी अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। इसलिए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय की उपमा दी गई है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि यदि सारे अधिकार यदि निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो ये आर्टिकल इसके तहत उन सभी को है वो लागू करवाया जा सकता है। नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत है वो कोर्ट जा सकते हो, उसकी व्यवस्था की गई है। तो हम कहेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो दरवाजा, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अदालत जा सकते हैं, सीधी बात है। दरवाजा खटखटाना का मतलब वो अदालत है वो जा सकते हैं, और इसके लिए है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठीक ही बात की थी। डॉक्टर BR अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था इस अधिकार को, या मैं लिख लेता हूं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा कि यह तो संविधान की क्या है, आत्मा है, अधिकारों की है वो आत्मा है, और यह हृदय कहा कि इसके बिना है वो सब कुछ अधूरा है। तो नागरिकों के यदि मूल अधिकार प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत व्यक्ति है वो कोर्ट जा सकता है, अदालत है वो जा सकता है। तो अदालत है वो इस हेतु प्रयत्न करेगी और इनको है वो लागू करवाने का काम है वो करेगी। तो ये एक प्रावधान है वो हमारे संविधान में किया गया है। अब है वो कोई आपका अधिकार प्रभावित हुआ तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, SC है वो जाएगा। और यदि एक दूसरा अधिकार है जो आर्टिकल 26 में संवैधानिक उपचारों का, इसी के तहत व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, HC जाएगा। और उसके लिए वो 5 तरह की रिटों का प्रावधान है, 5 तरह की है वो रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण की है वो बात की गई। परमादेश की है वो बात की गई है। उत्प्रेषण की है वो बात की गई है। प्रतिषेध की बात की गई है और अधिकार परीक्षा की बात की। इनके तहत व्यक्ति क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, अदालत जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अदालत है वो क्या करेगी, रिट है वो जारी करेगी और उसको है वो नागरिकों को न्याय दिलवाने का काम करेगी। तो ये व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में एक बात की गई थी कि साहब नागरिकों जो मानव के अधिकार हैं वो आवश्यक है, एक मानव होने के नाते उसको दिए जाने वाला अधिकार मानव अधिकार, और उसके लिए एक आयोग है वो बैठाया गया था, मानवाधिकार आयोग। क्या नाम है, मानवाधिकार आयोग। कब गठन किया गया मानवाधिकार आयोग का, 1900 और
1993 में है वो किया गया। तो ये बड़ी एक संस्था है। तो किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अधिकारों के प्रयोग करने की स्वतंत्रता चाहिए और इस हेतु पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक जो एक एनजीओ है उनके द्वारा है वह संस्था जागृति फैलाने का काम कर रही है। और उसकी जो जन जागृति के परिणाम स्वरूप 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जो नागरिकों के अधिकारों हेतु क्या है, जागरूक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकारों के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले 2 सदस्य होंगे। उनसे मानव अधिकार है वो क्या बनेगा, आयोग है वो बनेगा। तो मानवाधिकार आयोग का है वो गठन कब हुआ, 1993 में हुआ। किसका हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड है वो सीजीआई होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है वह होता है। फिर इसमें जो सदस्य होंगे वो 3 सदस्य होंगे। कितने होंगे, अध्यक्ष सहित है वो 4 हो जाएंगे, एक ये और ये 4 सदस्य। इसमें एक है वो हाई कोर्ट का कोई जज होगा, हाई कोर्ट का क्या होगा, सीजीआई होगा रिटायर्ड, और 2 सदस्य जिनको मानव अधिकारों का गहन जानकारी है वे होंगे। और इसका जो कार्यकाल होगा वो या तो 5 साल या 70 वर्ष की समय अवधि हेतु होगा। ये मानव अधिकारों की रक्षा हेतु है वो प्रयत्न करेगा, जागृति फैलाने का काम है वो मानव अधिकार आयोग करेगा। ये है वो आयोग को जो भी हजारों शिकायतें मिलती उन हेतु जांच करने हेतु आयोग क्या है, प्रतिबद्ध है, उस हेतु ये काम करेगा। फिर बात है वो नीति निर्देशक तत्वों की, यानी हमारे संविधान में देखोगे तो हमारे संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिनको डीपीएसपी है वो कहा गया है, और इनकी जो व्यवस्था की गई है वो भाग 4 में की गई। कहां पर की गई है, भाग 4 में की गई है, अनुच्छेद 36 से वो 51 तक है वो की गई। मूल अधिकार नागरिकों के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए, राज्य के लिए। यानी संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो राज्य को निर्देश देंगे कि आप नागरिकों के अधिकारों हेतु ये काम है वो करोगे। तो सरकार को एक दिशा निर्देशित करने हेतु नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की व्यवस्था हमारे संविधान के भाग 4 में की गई है, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहेंगे कि संविधान ने नागरिकों के कल्याण के लिए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मैं सीधा निर्देशक लिखता हूं, निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनकारी नहीं होंगे। डीपीएसपी सरकार को दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। यानी मूल अधिकार है वो व्यक्ति को है। जैसे आपको है वो कारखानों में काम लगवाया गया, बच्चे हैं, कम आयु है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आप जा सकते हैं, तो उनको लागू करवाना अधिकार है। वो मूल अधिकार व्यक्ति के लिए, जबकि ये सरकार के लिए।
वो मूल अधिकार बाधित होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये व्यक्ति के लिए नहीं, ये राज्य के लिए, और राज्य कानून बनाते समय ध्यान रखेगा कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें नागरिकों के कल्याण हेतु हैं उनको लागू करवाने का प्रयत्न है वो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व एक निर्देशक तत्व है जो राज्य को लिए आवश्यक निर्देश देने का काम है वो कर रहे हैं। अब ये भी काफी है वो विवादित रहा और कहा गया कि सरकार है वो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहती थी और उस हेतु है वो सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव हुआ। एक हमारे संविधान में है वो अनुच्छेद दिया हुआ था, एक मूल अधिकार दिया हुआ था संपत्ति का। कौन सा था? संपत्ति का था। और संपत्ति का जो मूल अधिकार था वह सरकार को क्या करना था कि निर्देशक तत्वों को लागू करना था, और इस हेतु है वो आगे जाकर इसको है वो हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यानी सरकार क्या करे, एक मूल अधिकार को हटाया। क्यों? क्योंकि निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु। तो निर्देशक तत्व और ये मूल अधिकार ये दोनों काफी कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है और क्या निर्देशक तत्व है वो परिवर्तनीय है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, आखिर में ऐसी कौन सी स्थिति रखें। तो ये काफी कॉन्फ्लिक्ट का मसला है वो डीपीएसपी का रहा। इस पर इतना ही हमारा है वो सवाल आता है कि निर्देशक तत्व राज्य को दिशा निर्देश देने हेतु है वो बनाए गए ताकि राज्य अच्छी तरह से नागरिकों के कल्याण हेतु प्रयत्न करेगा। तो निर्देशक तत्व है वो क्या है, एक तरह से हम बात कर लेंगे कि साहब जो निर्देशक तत्व है वो नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य को दिशा निर्देश देने के हेतु उपबंध है। और तो इसकी वो बात कर लेते हैं। डीपीएसपी निर्देशक तत्व ये राज्य को दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। तो राज्य को दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध है। तो ये दिशा निर्देश है संविधान में आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए। भाग है वो कौन सा है, 4 में है वो बात की गई है 36 से लेकर के 51 तक। तो ये दिशा निर्देश देने का है वो काम कर रहे हैं 36 से 51। छत्तीस से 51 तक है वो इनका प्रोविजन किया गया है। तो एक ये बड़ा मसला है वो हमारे सामने आया। अब डीपीएसपी और मूल अधिकारों का तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन, लेकिन मूल कर्तव्यों का है वो नहीं। यानी सरकार ने है वो नागरिकों को मूल अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन ने है वो मूल अधिकार दी किसको, नागरिकों को। किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। उल्लंघन होता है क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे। दूसरी तरफ संविधान ने है वो सरकार को नीति निर्देशक तत्व दिए, कहां पर, भाग 4 में दिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। लेकिन मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उनकी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई, तो इनको है वो बाद में जोड़ा गया। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत है वो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य है वो डिसाइड किए गए कि साहब आपको मूल अधिकार है वो मिल रहे, आपको मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो उसके विरोध में है वो आपके कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। आपकी अच्छी पढ़ाई हो, यह आपका मूल अधिकार है, लेकिन आपको जो पढ़ाने वाला जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, आप उन पढ़ाई भी अच्छे तरह से नहीं कर रहे हो। आपको कहा, मैंने कहा कि ये काम करना है, आप नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका मतलब क्या रहा? उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी, आपका जो उत्तरदायित्व अच्छे तरह से पढ़ना, होमवर्क करना, वो आपने नहीं किया। तो उस हेतु प्रयत्न किया गया कि मूल अधिकार है वो तो सरकार, राज्य आपको दे रहा है, आपको है वो संविधान प्रदान कर रहा है, लेकिन आपका भी कर्तव्य होगा कि आप इन व्यवस्थाओं का है वो पालन करेंगे। उस हेतु है वो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर।
प्रारंभ में है वो 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में है वो कितने हो गए, ये 11 है वो हो गए हैं। इसमें कहा गया कि नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, यानी हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं तो हम संविधान का पालन करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। परंतु ये बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार या उनकी शर्त पर हमें मूल अधिकार नहीं देता है। इस दृष्टि में संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। यानी एक बात ये की गई है कि जो मूल अधिकार है उनके बदले में नहीं, लेकिन व्यवस्था की गई है ताकि क्या है कि नागरिक अपने उत्तरदायित्व का पालन करे। तो आपका सवाल बनता है मूल कर्तव्य, आप कहोगे कि संविधान में जोड़े गए, बाद में कहां पर जोड़ेंगे, ये भाग 4 क में जोड़े गए। इस बात का ध्यान रखना, कहां पर जोड़े गए, भाग 4 क। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 नहीं है, अनुच्छेद 51 क में जोड़ेंगे। कितने हैं, प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में कितने, 11 है। कब जोड़े गए, 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर है वो जोड़े। तो ये है वो हमारी बात हो गई। मूल अधिकार और डीपीएसपी के संबंध में है वो बात की गई। यानी क्या है कि सरकार ने है वो कई बार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में कटौती का प्रयास है वो किया, और सरकार ने बहुत से है वो काम या कल्याणकारी हेतु, जैसे आप देखोगे कि भूमि सुधार हेतु कार्यक्रम हुआ, जमींदारी प्रथा का उल्लंघन किया, बैंकों का है वो राष्ट्रीयकरण करने का काम हुआ, प्रीवी पर्स को है वो खत्म करने का काम हुआ। तो ऐसी स्थिति में सरकार और नागरिकों के बीच विवाद की खड़ी होगी स्थिति। चूंकि सरकार का कहना है कि हमें है वो डीपीएसपी को लागू करना है तो मूल अधिकारों में कटौती करनी पड़ेगी, और ऐसा होने पर मामला कोर्ट में चला गया। इन निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में बात कर रहे थे। किस निदेशक तत्व, इसमें थोड़ा सा अंतर आप देखिए, बात यहां पर ये हो रही। निदेशक तत्व कहां पर दिए हुए, भाग 4 में, अनुच्छेद कहां से 36 तक 51, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। मूल अधिकार कहां पर है, भाग 3 में। यह माजरा मैंने आपको बताया। निदेशक तत्व किसके लिए, राज्य के लिए। किसके लिए, राज्य के लिए, सरकार को दिशा निर्देश देते। ये किसके लिए, ये नागरिकों के लिए, यानी ये व्यक्ति के लिए। किसके विरोध में, सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध। अब इनको लागू करना अनिवार्य और लागू नहीं होता है, लागू करना क्या है, अनिवार्य। पहली बात, अनिवार्य। यदि लागू नहीं होते तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का रास्ता बचता है। आप कहां जाओ, जुडिशरी का रास्ता तय करो, और ऐसी स्थिति में अदालत उनको लागू करने का प्रयत्न करेगी। एक बात। अब यहां पर आओ पुनः, निदेशक तत्व है वो किसके लिए, राज्य के लिए। लागू करने अनिवार्य है, नहीं है। क्या लागू करने तो आप कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब एक तो स्थिति ये आ गई। अब कुछ स्थिति ऐसी आई कि सरकार है वो मूल अधिकारों को, जो निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में कटौती करना चाहती थी, और इस हेतु संपत्ति के अधिकार को कटौती करने की बात आई। तो बाद में मामला है वो कोर्ट में चला गया, और उसमें एक बात आई, गोलकनाथ मुकदमा 1967, जिसमें कहा गया कि सरकार मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। मामला आगे बढ़ा। 1973 में केशवानंद भारती मुकदमा आया, और उसमें कहा गया कि सरकार है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा बाधित नहीं होना चाहिए, और मूल ढांचे में संपत्ति के अधिकार को बाहर किया और बाद में जाकर के हटाने का काम हुआ। इसलिए जो संसद, एक तरीके से हम कहेंगे कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में समय समय पर विवाद खड़ा होता है कि साहब मूल अधिकार है वो कटौती की जा सकती है क्या डीपीएसपी को लागू करने की, और सरकार ने ऐसा किया भी कई बार। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ, प्रीवी प्रेस है वो उसको रद्द करने का काम हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये मंशा सरकार के द्वारा भी की गई। इसलिए एक बात यह आई कि साहब मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में कहीं पर भी है वो बाधा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। तो ये एक बड़ा मसला है वो रहा, इस पर है वो हम लोगों ने बात है वो कर ली। बात को है वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। निदेशक तत्व,
3 भागों में बंटे हुए निदेशक तत्व। एक तो उद्देश्यगत, दूसरा नीतिगत, और तीसरी बात किए गए ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। उद्देश्यगत यानी निदेशक तत्वों के उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक न्याय, समाज में ऊंच नीच की स्थिति नहीं बने, आर्थिक में अमीरी और गरीबी की खाई नहीं बढ़े, राजनीतिक में राजनीतिक की गतिविधियों में सभी को भाग लेने का हक, तो ये उद्देश्य है। नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़े, अच्छी तरह से है वो जीवन गुजारा करें, संसाधनों का सम्मान वितरण हो, अमीरी और गरीबी की खाई नहीं पनपे, उसकी बात की गई। और अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण है वो बर्ताव किया जाए, शांतिपूर्ण है वो रिश्ते तय हो, तो ये निदेशक तत्वों का कौन सा है? उद्देश्यगत बात। दूसरी नीतियां तय की गई, जैसे सम्मान नागरिक संहिता आर्टिकल है वो 44 में बात की गई। मद्यपान है यानी किसी भी तरह से शराब वगैरह है वो नहीं कर सकते। फिर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाएगा, उपयोगी और पशुओं को मारने पर रोक होगी, और ग्राम पंचायतों को है वो बनाने की हेतु प्रयत्न किया जाएगा। आर्टिकल है वो 40 में इसकी बात की गई है कि साहब ग्राम पंचायत जैसी संस्था बनाई जाए, तो आगे जाकर के है वो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला करके है वो 92 और 93 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। ऐसे अधिकार जो न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे पर्याप्त जीविका का, महिला और पुरुष को सम्मान, मजदूरी, आर्थिक शोषण, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो ये निदेशक तत्वों में है वो हम लोगों की बात है वो हो गई। संपत्ति का अधिकार मैंने बताया कि केशवानंद भारती मुकदमे में इसको मूल ढांचे से बाहर रखा, और 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया, और इसको है वो अनुच्छेद 300 क में रखा। तो केशवानंद भारती है वो मुकदमा था। मूल अधिकार से हटाया 1978 में 44वें संविधान संशोधन, और वर्तमान में ये कहां पर है? अनुच्छेद 300 क में। कैसा है? कानूनी अधिकार है। कैसा है ये? कानूनी है, सामान्य राइट्स है। तो इसकी भी बात हमने की कि पहले मूल अधिकार था, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, बाद में जाकर हटा दिया। पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, अब 6 ही बचे हैं। मूल अधिकारों की विस्तृत है वो बात करेंगे कि साहब मूल अधिकार है वो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी और सुधारक ज्योतिबा फूले 1827 से 90 की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम ये विचार प्राप्त होता है कि अधिकार में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी ये बात स्पष्ट हुई और इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारा संविधान इस लंबी परंपरा को मूल अधिकारों के रूप में सूचित करता है, और 1950 में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण संरक्षण का काम किया मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु। न्यायिक व्याख्याओं ने भी अनेक अधिकारों के क्षेत्र को विस्तृत किया, और हमारी सरकार प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम है वो कर रहे हैं, और अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करते हैं। इस हेतु नागरिकों के लिए मूल अधिकार महत्वपूर्ण है वो हो जाते हैं। तो नागरिकों के लिए मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, उसके बिना व्यक्ति अच्छा जीवन है वो नहीं जी सकता, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया, और बाकायदा उससे पहले भी हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब भी है वो मंशा जाहिर की थी कि साहब नागरिकों के लिए क्या होने चाहिए? मूल अधिकार है वो होने चाहिए। और ऐसा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी बात है वो की गई थी। 1928 में है वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि नागरिकों के लिए मूल अधिकार होने चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने कराची अधिवेशन में इसके ऊपर है वो बात की गई। तो नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो नागरिक अच्छी तरह से जीवन जिए, बुनियादी जीवन जिए, उस हेतु आवश्यक है। और यदि नागरिकों के अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में है वो नागरिक अदालत का दरवाजा है वो खटखटा सकते हैं, जुडिशरी है वो उनके लिए दिशा तय करेगी। तो ये हमारी जो मोटी क्लास है वो मूल अधिकारों के ऊपर है वो हुई। तो ये क्लास 11th की प्लेलिस्ट में है वो आपकी क्लास से दिखेगी। प्रथम वीडियो फर्स्ट क्लास भी उसमें पड़ी हुई है, और इसके जो सवाल भी बनेंगे वो भी मैं आपको अच्छी तरह से करवाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट सभी क्लासों की आपको मिल जाएगी। और कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में है वो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।